नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। डिफेंस टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे डिफेंस टॉक में उन टेक्नोलॉजी की जिसका इस्तेमाल इस वक्त हो रहा है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि युद्ध का दौर है और वर्ल्ड सिनेरियो किस तरीके का बना हुआ है। एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन और इजराइल का। ऐसे में कई देश अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी। और उसी डिफेंस टेक्नोलॉजी पर हम बात करेंगे डिफेंस टॉक में। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे सबसे पहले आपका परिचय करवाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी में किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। इस पर बातचीत की जानी आखिर क्यों जरूरी है। दो खास मेहमान हैं, सबसे पहले परिचय कराते हैं। स्वागत है आप दोनों का। इस वक्त आप देख रहे हैं अनुपम तिवारी जी को, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में। इसी तरीके से डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। आप रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर श्रेष्ठ भारत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम तिवारी जी, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से ले रहा हूं, क्योंकि डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करना इस वक्त बेहद जरूरी है और हम देख रहे हैं कि भारत कितना मजबूत है, तीनों सेनाएं कितनी मजबूत है। लेकिन आज हम बात करेंगे जेट विमान की, क्योंकि फाइटर जेट बेहद महत्वपूर्ण होता है किसी भी लड़ाई में। अभी युद्ध हम देख रहे हैं जिसका जिक्र मैंने अभी किया है। हम बना तो रहे हैं, वो उसकी शुरुआत भी हुई, लेकिन उसका इंजन आखिर हमारे पास क्यों नहीं है। करोड़ों खर्च किए गए हैं आजादी के बाद से, लेकिन अब तक हम सफल क्यों नहीं हो पाए और इस टेक्नोलॉजी पर बात करना कितनी जरूरी है। देखिए हर्ष, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। एयरक्राफ्ट की जो डिवीजन होती है मिलिट्री के पास, चाहे आप एयरफोर्स की बात करें चाहे आर्मी की बात करें, तो जब भी आप एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तब इसका मतलब यह होता है कि आप अत्याधुनिक तकनीकी की बात करते हैं। क्योंकि इंसान कभी भी उड़ने के लिए भगवान ने नहीं बनाया था। इंसान अगर आज उड़ पा रहा है तो तकनीकी की बदौलत उड़ पा रहा है। और बदलते वक्त के साथ तकनीकी भी बदलती जा रही है। हमने देखा है किस तरह से शुरुआत हुई थी विमानों की और किस तरह वो फाइटर जेट में तब्दील हुए और आज हाइपरसोनिक गति से उड़ने वाले अत्याधुनिक विमान दिखाई दे रहे हैं, जिनको कि अब इंसानों की जरूरत नहीं है, जो कि ऑटोमेटेड सिस्टम से चलते हैं। तो इस प्रोग्रेस को अगर आप देखें तो बदलते विश्व के साथ हमें अपनी मिलिट्री को इन सारे प्रोसेसेस से सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि हमारे दुश्मन भी अब इन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमको अपने आप को दुश्मनों से एक कदम आगे रखना है। हिंदुस्तान की सेनाएं इस मामले में बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमेशा से उन्होंने अपने आप को एक कदम दुश्मनों से आगे रखा है। और यही वजह है कि तमाम युद्ध हो, तमाम चैलेंजेस हो, तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स हो, न सिर्फ अपने देश में बॉर्डर्स पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी सेनाएं बेहतर तरीके से काम करती रही हैं। अब हम उस मुद्दे पर आते हैं जिसको आप एरो इंजन की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भारत को समय लगा है एरो इंजन बनाने में। और अगर मैं कहूं कि अभी भी हम एक शुरुआती दौर पर हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। अभी हम शुरुआती दौर पर हम शुरुआत कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं। क्योंकि कुछ अब इसको राजनीतिक व्यवस्था कहें या क्या क्या कहें, मैं इसको नहीं कह पाऊंगा। हकीकत यह है कि इंजन डेवलपमेंट की जो व्यवस्था है जनरल इंजीनियरिंग अमेरिका के साथ हमने 1984 में ही शुरू करी थी। 1984 में हमने ये कोशिश करी थी कि हम इंजन बना सकें। हमने मारुत नाम का एक एयरक्राफ्ट इंजन बनाया भी था, लेकिन दुर्भाग्य से वो सफल नहीं रहा। अब वो क्यों नहीं सफल रहा वो अलग विषय है। कई सारी समस्याएं आई उसके साथ, उसको कई टेस्ट में उसको फेल होना पड़ा। लेकिन बदलते वक्त के साथ हमने ये चीज समझी कि हमको अब 1984 से काफी ज्यादा वक्त बीत चुका है और इस बीते वक्त में हमको अब ये रियलाइज हुआ है कि जब तक हम अपनी एयरफोर्स को आत्मनिर्भर नहीं बनाते हैं, जब तक हम स्वदेशी इंजन नहीं बनाते हैं, जब तक हम आयातित इंजनों पे डिपेंड रहेंगे, तब तक हम एक बड़ी शक्ति नहीं बन पाएंगे। तो निश्चित तौर पर अब जो नया कलेवर भारतीय सेनाओं ने ओढ़ा है, जो भारतीय सेनाओं ने नए एरो इंजन बनाने की व्यवस्था शुरू करी है, वो काबिले तारीफ है। और इसमें एक विजन भी है कि हम चूंकि अपने आप को 2047 तक एक बड़ी शक्ति मानते हैं, 2047 में हम एक विकसित भारत बनाएंगे। तो विकसित भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है जब आपकी सेनाएं सशक्त हों, जब आपके ऊपर कोई निगाह डालने से भी बचे। एयरक्राफ्ट उसका एक अभिन्न अंग होंगे और एयरक्राफ्ट के इंजन
उस पूरी व्यवस्था को कंप्लीट करेंगे जो हमको विकसित बनाएगी। तो अगर आप डिफेंस के क्षेत्र में देखें तो एरो इंजन बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर हम अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने 84 की बात की, क्योंकि 1986 आते आते हमने देखा कि कावेरी को भी बनाया गया, लेकिन वो इतना सफल नहीं हो पाया, करोड़ों का पैसा उसमें लगा। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भारत आगे बढ़ रहा है और इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हम देख रहे हैं कितना शक्तिशाली भारत हो रहा है। राम श्रीवास्तव जी, आपसे अब आते हैं उस मुद्दे पर कि इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में कैसे लाया जाए। हम बना तो रहे हैं, धीरे धीरे काफी समय भी लग चुका है, आगे कितना समय लगेगा हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में G20 हुआ, इस टेक्नोलॉजी को लाने की बात तक की गई अमेरिका से कि अमेरिका वो टेक्नोलॉजी हमें देगा। लेकिन आखिर कब तक? क्योंकि अब तो हमारे संबंध कई देशों से बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जब तक नहीं आएगी, जब तक इंजन विकसित नहीं हो पाएगा। हर्ष जी, तिवारी जी ने जो बात कही है उसमें बहुत मर्म छुपा हुआ है। देखिएगा, एक कदम आगे अगर हमको दुश्मन से चलना है तो विदेशों की टेक्नोलॉजी पर हमको अपनी जो आत्मनिर्भरता है उसको रद्द करना पड़ेगा और स्वयं अपने इंजन खुद बनाने पड़ेंगे। अब प्रश्न ये उठता है, अभी तक हम नहीं बना पाए, आगे बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? आपके माध्यम से मैं एक चीज ध्यान में लाना चाहता हूँ। देखिए, एटॉमिक एनर्जी हमने पोखरण में अपनी खुद की व्यवस्था की, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित की। अंतरिक्ष विज्ञान में रॉकेट छोड़ने के लिए क्रायोजेनिक इंजन से लेकर आज चंद्रयान तक पहुंचने में या आदित्य तक पहुंचने में हमने किसी विदेशी सहायता की मदद नहीं ली। हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है। और ये सब क्यों संभव हो पाया? अभी जो कोरोना काल आया था और यहाँ पर जो वैक्सीन डेवलप हुई, हमने इंडिपेंडेंट अपनी अच्छी वैक्सीन डेवलप की। क्योंकि क्या कारण है? दूसरी प्रगतियों में इसमें क्या अंतर है, समझने की चीज है। एक बहुत बारीक सा पॉइंट है, वो ये कि एटॉमिक एनर्जी के जो चेयरमैन हुआ करते हैं, इसी तरह इसरो के जो चेयरमैन हुआ करते हैं और बायोटेक डिपार्टमेंट के भी जो सेक्रेटरी हुआ करते हैं, वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट रहते हैं और सीधे प्राइम मिनिस्टर के निर्देशन में कार्य करते हैं। वहां जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वो आईएएस ऑफिसर्स, सीनियर मोस्ट कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर वो वह नहीं है। जो टेक्निकल आदमी जो चीज समझता है वो हर कोई नहीं समझ सकता। यही कारण है कि डिफेंस में भी अब उन्होंने एक यूनाइटेड एक वो बना दिया है, जिससे कि हमारे डिफेंस का जो मामला है अब जो है पूरी तरह से देश की आवश्यकता अनुरूप आगे बढ़े। तो मेरा पहला सुझाव तो ये है कि जब तक हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को किसी भी तरीके से ये ब्यूरोक्रेसी से अलग नहीं करेंगे, तब तक इसरो जैसी, एटॉमिक एनर्जी जैसी और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जैसी, जिससे कि वैक्सीन जल्दी बन गई थी, सबसे अच्छी बनी दुनिया की, आज पूरी दुनिया उसको समझती है। तो हमको इस आवरण को जो अंग्रेजों ने बना रखा था। ठीक है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, आपकी बात भी ठीक है कि आत्मनिर्भर कहीं ना कहीं होना होगा। तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि 1984 1986 का जिक्र हम कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका की जो कंपनी है GE एरोस्पेस, वो कहा जा रहा है कि अब भारत के साथ मिलकर काम करेगी, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ काम करेगी। ऐसा कब तक संभव है? और ये संभवता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि अरब देशों के क्या हालात हैं, वर्ल्ड सिनेरियो किस तरीके का बन रहा है। अपने देश को हमें मजबूत करना होगा, क्योंकि 62 का वक्त हो, 67 का वक्त हो, हमारे सेना इतनी मजबूत थी जिसका उपयोग हमने समय समय पे किया है, और टेक्नोलॉजी का भी। हर्ष, काफी अच्छा सवाल है आपका। इस चीज को समझना चाहिए कि 1984 में ही हमने GE एरोस्पेस के साथ समझौता किया था। 1986 में उन्होंने इंजन बनाने की सुविधा हमको दी थी, लेकिन उस समय एक चीज उन्होंने अपने पास रखी थी, उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था कि इंजन हम बनाएंगे, हम आपको देंगे। और उसी डील के तहत LCA जो हमने स्वदेशी विमान बनाया, तेजस का जो पहला वर्जन था, उसमें GE ने ही इंजन प्रोवाइड करवाए थे। 404 F404 उस इंजन का नाम था, और वो काफी बड़ी संख्या में, करीब 90 के आसपास इंजन उन्होंने दिए और हमने LCA Mark 1 में लगाए। अब LCA Mark 1 कंप्लीट हुआ। अब ये देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि 1986 से जो चीज प्रोसेस में थी वो 2014 के बाद कंप्लीट हुई है, तो एक लंबा वक्त लग गया LCA को बनने में, वो एक अलग विषय है। लेकिन अब जब हमने LCA का Mark 1 तैयार किया, तो अब LCA के Mark 2 की बात आती है कि उसका अपग्रेडेड वर्जन आज की जरूरत के हिसाब से उसका कैसा बनाया जाए। उसके लिए वो जो पुराना इंजन था 404 सीरीज का, उसको भी मॉडिफाई करने की जरूरत थी।
अभी जब G20 सम्मेलन हुआ तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में वन टू वन टॉक्स हुई और उसमें अमेरिकन राष्ट्रपति ने खुद ये प्रस्ताव रखा कि LCA Mark II जो भारत बनाने जा रहा है, जो जिसका प्रोसेस चालू हो चुका है, उसमें हम F404 से बेहतर इंजन प्रोवाइड करेंगे, यानी उसका अपग्रेड वर्जन प्रोवाइड करेंगे। भारत ने वहां पर एक प्रस्ताव ये रखा कि हम ठीक है, हम आपसे ये इंजन खरीदेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ हमको आपकी ये टेक्निक भी चाहिए, तकनीकी भी चाहिए। उस तकनीकी को हम आगे चल करके आत्मनिर्भर भारत की योजना के तहत उसको हम खुद बनाएंगे। शुरुआत हम आपसे ले सकते हैं, आपसे हम आपके साइंटिस्ट आएंगे साथ में, हमारे साथ मिलकर के काम करेंगे और बाद में 2-4 वर्षों के बाद हम उस चीज को खुद बनाना शुरू करेंगे जब वो तकनीकी पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये बहुत ही वेलकम मूव था। अपग्रेडेड LCA के अपग्रेडेड इंजन को हम भारत में ही कम से कम 2 या 3 साल के बाद बनाने की योजना रखते हैं और उस पर काम शुरू हो चुका है। तो ये एक लंबी छलांग है, क्योंकि ये एक शुरुआत है, जैसे मैंने कहा था। और जिस मैं इंजन की बात कर रहा हूं 414 की, ये सिर्फ LCA Mark II के लिए नहीं है, जो हमने अपना आगे का सपना देखा है स्टील्थ एयरक्राफ्ट का, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का, इस इंजन को उसमें भी लगाने के लिए HAL जा रहा है। यानी कि HAL ने उसका प्रोटोटाइप बनाया है, उसमें इसी इंजन से, जो कि Mark II का इंजन होगा, उसी इंजन को यूज करेंगे और वहां से हम स्टील्थ टेक्नोलॉजी की ओर जाएंगे। तो ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप चीजें बढ़ती हैं। शुरुआत में हमने समय ज्यादा लगा लिया, लेकिन अब चीजें मुझे लगता है पटरी पर आ गई हैं और एक के बाद एक आप तकनीकी डेवलपमेंट देखेंगे और इससे जो हमारा विजन है, जो सरकार का, प्रेजेंट सरकार का विजन है, आने वाले 20 सालों के अंदर हमको एक विकसित भारत बनाना है और उसमें ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो सपने भारत देखता है वो कहीं ना कहीं पूरे करता है, इतिहास गवाह रहा है। तिवारी जी, राम श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि एक वक्त था जब दिवंगत सुषमा स्वराज जी ने कहा था विपक्ष उस वक्त पूछ रहा था कि आप जगह जगह क्यों घूमती हैं, प्रधानमंत्री जगह जगह क्यों घूमते हैं। उसका जवाब उन्होंने सही ढंग से दिया और कहा कि इसका जो पैमाना है वो आगे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से भारत मजबूत होगा। वही हुआ कि अब हमारे विदेश मंत्री अमेरिका में जाते हैं तो गुर्राते हैं, सही से बोलते हैं कि भैया भारत को ये चाहिए तो चाहिए। और क्या अब हम देखेंगे उसका असर होगा, जिस तरीके से अब अमेरिका के रक्षा मंत्री भी भारत पधार रहे हैं तो टेक्नोलॉजी भी साथ में लाएंगे, हमें देंगे। देखिए, वो जो कुछ भी टेक्नोलॉजी लाएंगे, कोई भी अपनी सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी कभी भी ट्रांसफर नहीं करता है। जैसे F-15 जो विमान थे, 16 आए, 35 आए, तो जो सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिकली कंट्रोल, बेहतर जो है उसमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल, जो सब चीजें होती हैं इंटीग्रेटेड, वो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी कभी कोई नहीं देगा, आप कितना भी खरीदिएगा। वो तो हमको अपना विकसित करना पड़ेगा। फिलहाल जो अच्छे इंजन बनाने में हमको दिक्कत आ रही है, एक तो मटेरियल साइंस की आ रही है, क्योंकि हम उतने अच्छे मटेरियल जो फटीग सहन कर सकें और वाइब्रेशन सहन कर सकें, उसमें अभी थोड़े से पिछड़ रहे हैं। हालांकि दिशा में काम चल रहा है, लेकिन यही इंजन हमारे भारतीय वैज्ञानिक विदेशों की कंपनियों में काम करके बना सकते हैं, हम क्यों नहीं बना सकते। तो हर्ष जी, यहाँ एक बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन मेरा है कि जो इंटेलिजेंट ब्रेन हिंदुस्तान का है वो सब IIT और IIM में जा रहा है, सबसे अच्छा। और एक IIT में खर्च करने के लिए, स्थापित करने के लिए 1800 करोड़ रुपए लगते हैं और करीब करीब 40 से 50 करोड़ रुपए प्रति वर्ष हमको उसके मेंटेनेंस में खर्च करना पड़ता है। लेकिन 95% बच्चे उसके निकले हुए जो बहुत होशियार हैं, हिंदुस्तान का क्रीम है, वो कहाँ जाकर काम करते हैं? विदेशों में जाकर करते हैं। तो हमको प्लानिंग ऐसा करना पड़ेगी कि जो हमारा टैलेंट है उसको हम यहीं यूज कर सकें। और अगर उसको हम डिफेंस, क्यों अभी तक डिफेंस का जो कुछ भी था हमको जरूरत है हमने खरीद लिया, हमको जरूरत नहीं है उसको हमने नहीं खरीदा। कई बार तो जरूरत नहीं होती, वो सामान हम विदेशों से खरीद लेते हैं। लेकिन आज जो आवश्यकता है डिफेंस का, अगर दूरगामी प्रोग्राम करना है और हमको आजादी के शताब्दी वर्ष मनाना है, उसके पहले हमको दुनिया की सबसे अच्छी ताकत बनना है, तो ये जरूरी है कि जो हमारा टैलेंट है वो, उसके कारण हमको ढूंढने पड़ेंगे। वो अगर यहीं रहे तो क्या हम जो है टाइटैनिक बेस अच्छे से अच्छे इंजन एरोस्पेस के नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं अगर हम डिटरमिन्ड होंगे। तो पहला पैटर्न तो उसमें है ब्यूरोक्रेसी का अलग होना। दूसरा जो पॉइंट है मेरा ये है कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो ब्रेन हमारा है इंडियन, वो विदेशों में जाने के बजाय यहीं पर करे। अब हमको ये ढूंढना पड़ेगा इसमें रुकावट कहाँ आ रही है। सबसे बड़ी रुकावट जो आ रही है वो ये आ रही है
क्योंकि मैं एजुकेशन लाइन में भी रहा हूँ, इसलिए मेरे बहुत बारीकी से मेरा ये अध्ययन है और निश्चित रूप से मेरा अध्ययन है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में जो कुछ भी रिसर्च हो रही है वो पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाती है, इंस्टीट्यूशनल नहीं बनती है। और अब जो है, जब से यूजीसी ने एक पीएचडी करना कंपलसरी कर दिया है, आप ये मान के चलिए, मैं सिद्ध कर सकता हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कि हमारी 50% से ज्यादा जो रिसर्चेज हो रही हैं वो हमारी आपस के लेन देन से हो रही है कि भाई तुम मेरे बच्चे को पीएचडी देना, मैं तुमको दे दूंगा। तो ये जब एक सिस्टम है हमारा, जो हायर एजुकेशन की नई पॉलिसी आई है उसमें दूर होने का है, निश्चित रूप से दूर होगा। मैं बहुत आश्वस्त हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत की योजना के अंतर्गत अगर सरकार इन मुद्दों पर विचार करेगी, इनका रास्ता निकलेगा और हम दुनिया में सबसे बेहतर इंजन बना सकते हैं। केवल इंजन ही नहीं बना सकते, अब तो जमाना वो आ गया है, जैसे ऑटोमेटिक राइफल भी हैं कि हमारे अनुपम जी जानते हैं अच्छी तरह से, इनमें ट्रिगर सिस्टम वही है जो बाबर के जमाने से चला आ रहा था। अब अगर हमारी राइफल जो है दुश्मन उठाकर ले लेगा तो वो हम पर ही चला सकता है, लेकिन जब हम मोबाइल में बायोमेट्रिक लगा सकते हैं तो राइफल में क्यों नहीं लगा सकते? राइफल में इतना सारा वजन होता है, ऑटोमेटिक राइफल में भी उसका जो गियर सिस्टम है हम इलेक्ट्रॉनिक से क्यों नहीं रिप्लेस कर सकते? ये कर सकते हैं बशर्ते कि हम हमारा ये जो R&D का सब्जेक्ट है इसको थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमको इस दुविधा से अलग हटना पड़ेगा। इसकी आवश्यकता उसके हम बहुत अच्छा है इसलिए हम बना लें। अरे उसको बनाने से क्या मतलब, हम ये क्यों नहीं सोचते हम उससे बेहतर बना लेंगे, वो बना सकते हैं, हमें क्षमता है। हमारा जो यंग ब्लड है, मैं पिछले 62 साल से हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन से संबंधित रहा हूँ और मैं आज गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारा जो ब्रेन है उसके कारण ही आज अमेरिका, जर्मनी, सब जगह एडवांसमेंट डिफेंस की फील्ड में हो रहा है। और डिफेंस लेबोरेटरीज को अगर हम सरकारीकरण के से मुक्त करके और उसमें रिसर्च ओरिएंटेड करें, उसमें फंडिंग करें, तो अभी हमको एक जो है हवाई जहाज खरीदने में जितना ओवर पेमेंट करना पड़ता वो यहाँ नहीं करना पड़ेगा। हर्ष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हमेशा डिफेंस में कहा जाता है कि हमेशा बंदूकों से ही नहीं जीती जाती है जंग, मनोबल भी बेहद जरूरी होता है और मनोबल तो हमने कई बार दिखाया है। अनुपम तिवारी जी, आपसे ही सवाल करूंगा, जिस तरीके से कह रहे हैं राम श्रीवास्तव जी कि हाँ रिसर्च की तो गई लेकिन वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और बात मनोबल की भी है कि सोचें कि उससे बेहतर कर पाएं। क्या भारत को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? तभी टेक्नोलॉजी में हम दूसरे देश से आगे हो पाएंगे, क्योंकि अमेरिका में हमारे ही लोग हैं, फ्रांस में हमारे ही लोग हैं, इंग्लैंड में हमारे ही लोग हैं जहां पर ये टेक्नोलॉजी बनती है। देखिए हर्ष, डॉक्टर राम सर के पास एक लंबा अनुभव रहा है तमाम जगहों पर काम करने का, और हम सबको उन्हें सैल्यूट करना चाहिए कि इस अवस्था में भी आकर के वो इतनी बारीक बातें बताते हैं हम लोगों को आकर के। तो ये चीजें डॉक्टर राम की भारत सरकार तक पहुंचनी चाहिए। और जहां तक मुझे पता है, सर का एक लंबा खासा अनुभव रहा है तकनीकी विभाग में। सर खुद एक वैज्ञानिक रहे हैं और तमाम बड़े बड़े प्रोग्राम के साथ जुड़े रहे हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति की बात एक गंभीरता होती है, और सर ने बहुत ही गंभीर बात कही है जब उन्होंने ब्रेन ड्रेन की बात कही है और जब उन्होंने भारत की क्षमता की बात कही है। तो ये हमको निश्चित तौर पर समझना चाहिए कि भारत की क्षमता असीमित है। जब हम दुनिया में उस बजट में चंद्रयान बना सकते हैं जिसमें हॉलीवुड की फिल्में बनती हैं, और वो भी बिना फेल हुए जाकर के वहां पर काम करता है, बेहतर रिजल्ट देता है। जब हम दुनिया के न चाहते हुए भी क्रायोजेनिक इंजन बना सकते हैं, जब हम तमाम बंदिशों के बाद परमाणु परीक्षण कर सकते हैं और वो भी बिना किसी के जाने हुए, तो ये भारत की क्षमता को दिखाता है। तो निश्चित तौर पर एरोस्पेस के क्षेत्र में भी भारत ये सब काम कर सकता है, बशर्ते जैसा सर ने कहा था कि रिजल्ट ओरिएंटेड बातें होनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बातें होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी के जो बंधन है उनको दूर करना पड़ेगा, और भारत सरकार और डिफेंस दोनों एक साथ जब एक लाइन पर काम करेंगे तब जाकर के काम का मजा भी आएगा। और जब आप मनोदशा की बात करते हैं तो आप ये चीज जरूर मैं अर्ज कहना चाहूंगा कि भारतीय सेनाओं से बेहतर मनोदशा दुनिया के किसी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं होती है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि चाहे जितनी भी समस्याएं आ जाएं, चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, भारतीय सिपाही का, भारतीय ऑफिसर का जो जोश है वो बहुत ही हाई लेवल पर होता है। लेकिन अब एज ए सिटीजन हमको उस जोश को कम नहीं होने देना है। हमको ये करना चाहिए एज ए सिटीजन, एज ए गवर्नमेंट, एज ए ब्यूरोक्रेसी, उस जोश को और ज्यादा हाई लेवल पर लेकर के जाना है।
तो मनोदशा के साथ अगर आप बेहतर तकनीक के साथ उसको जोड़ेंगे उस सिपाही को, अगर आप उसको बेहतर एयरक्राफ्ट देंगे, अगर आप उसको बेहतर सुविधाएं देंगे, तो निश्चित तौर पर दुनिया दुनिया विजय कर लेगा। तो हमको ये समझना पड़ेगा, जैसे सर ने कहा था कि हमको आज की तारीख में पहली बात तो ब्रेन ड्रेन को रोकना पड़ेगा, और दूसरी बात R&D स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा, अपने देश को रिसर्च ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा। ठीक है राम श्रीवास्तव जी, हम श्रेष्ठ भारत पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। भारत यूं तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपने भी बताया कि किस तरीके से श्रेष्ठता हम पा सकते हैं। मैं दो अहम पॉइंट आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपको तो अनुपम तिवारी जी सैल्यूट कर चुके हैं, हम भी आपको सैल्यूट करते हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपने काफी काम किया है। दो एकदम अहम पॉइंट जो भारत को करने चाहिए जिससे भारत सफल हो सकता है। भारत को जो अभी दृढ़ निष्ठा आई है आत्मनिर्भर भारत बनने की, और जो हमारे फौजों का, चाहे वो जल सेना हो, नौसेना हो, या आपकी नेवी हो, इन सब में और एयरफोर्स में जो जज्बा है लोगों में देश की भक्ति का, वो जो है बहुत ही बेशकीमती है, उसको हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ एक राष्ट्रीय जो एक सहमति बनती है कुछ मुद्दों पर, वो मुद्दा जैसे अभी जो अग्निवीर की एक योजना सरकार लाई थी, इसको हम समझ नहीं पाए। आज अगर इजराइल लड़ रहा है, इजराइल जो है हमास को खत्म कर रहा है, तो अकेले नेतन्याहू या उनकी प्रेजेंट आर्मी से नहीं लड़ रहा है, उस नागरिक के बलबूते पर लड़ रहा है जो विदेशों में पढ़ रहे थे। और चूंकि वहां हर नागरिक को, जो भी युवक है, उसको मिलिट्री ट्रेनिंग जरूरी है, क्योंकि उनकी आबादी कितनी है, 93 लाख, और उनको लड़ना है पूरे अरब कंट्रीज के देशों से। तो इसके लिए वहां जो राष्ट्रीय भावना है वो हमारे यहाँ है, लेकिन हम उस टैलेंट का यूज नहीं कर पा रहे थे। अग्निवीर योजना इतनी अच्छी थी कि उसमें हमारे जवान 4 साल में ट्रेनिंग लेकर इतना समझौता पैसा ले लेते कि उससे सीमावर्ती क्षेत्र में अगर उनको जमीन अलॉट कर दी जाती, वहां खेती बाड़ी करते होते वो, तो फिर किसी पाकिस्तानी आतंकवादी की हिम्मत नहीं है उस गांव में आ जाता। आज उनको निर्भर किस पे होना पड़ता है? पुलिस पर, फौज पर। हमारी फौज और पुलिस जो है, ये आज अगर भगवान न करे कभी ऐसा युद्ध हमको फेस करना पड़े जैसा कि दूसरे मुल्कों में आज हो रहा है, यूक्रेन में भी अगर वो रेजिस्टेंस दे रहा है महाशक्ति को, किस लिए दे रहा है? वहां के नागरिकों के लिए दे रहा है। लेकिन हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना दुनिया का सबसे ज्यादा यंग ब्लड है, हम उसका क्यों नहीं उपयोग कर पाते? लेकिन राजनीतिक कुंठाओं के कारण, कुर्सी की दौड़ के कारण अच्छी योजना को भी जो है गड्ढे में डाल दिया जाता है। तो मेरा तो आपके माध्यम से ये विचार है कि हमको राष्ट्रीय हित जहां है, राष्ट्रीय सुरक्षा जहां है, वहां पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को एकजुट होकर काम करना चाहिए। एक दूसरे की टांग खींचने का कोई मतलब है? आज भारत की सबसे बड़ी समस्या है, अच्छी से अच्छी योजना भी अगर कोई होती है तो उसके बाल की खाल निकालकर उसको गड्ढे में डालने की कोशिश करते हैं। ये जब तक आदत नहीं सुधरेगी तब तक आप कितना भी अच्छा काम कर लें, लोग उसमें कहीं ना कहीं, आज हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लोगों ने क्या कहा? उसका गवाह दो। अरे गवाही क्या दो? तुमको क्या बांध के उसके वहां भेज देते क्या? इतनी भी अकल हमारे राजनीतिज्ञों में नहीं है कि जो देश की सुरक्षा के मामले में कुछ अपना योगदान दे सके। मैंने तो इसीलिए एक बार एक चर्चा में बहुत स्पष्ट उदाहरण दिया था कि जिस तरह से हम कानून बनाते हैं, उन कानूनों में एक प्रावधान बना देना चाहिए कि जिसको भी एमएलए या एमपी का चुनाव लड़ना है, उसको कम से कम 6 महीने फ्रंट लाइन में जाकर ड्यूटी करना पड़ेगी। उसको जो है, अगर आप मिलिट्री ट्रेनिंग दे देंगे तब उसको पता लगेगा देश की रक्षा कैसी की जाती है। अभी तो लोग देश के रक्षा के नाम पर चिल्लाते रहते हैं कि लो, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो 15 मिनट में 100 किलोमीटर में चीन को फेंक देता। इस तरह की बातें जो सुनने को मिलती हैं तो बड़ा दुख होता है, दुनिया हंसती है। तो हर्ष जी, आपके माध्यम से मैं यही कहूंगा कि अगर संभव हो तो भविष्य में हमको ऐसा कानून बना देना चाहिए, जो भी एमपी एमएलए बनेगा उसको कम से कम 6 महीने वहां पर सीमा पर जाकर अपनी ड्यूटी देना पड़ेगी, तब पता लगेगा हमारा देश कितना मजबूत है। अब तक आपकी ये बातें सरकार तक तो पहुंचेंगी जरूर, क्योंकि शेष भारत सरकार तक तो ये पहुंचाएगा ही। आप हमारे चैनल पे जब देखेंगे इसे तो सब लोग भी देखेंगे और सरकार भी देखेगी, और आगे क्या होगा ये तो भविष्य कोई नहीं बता सकता है। लेकिन तिवारी जी, आपसे भी एक आखिरी सवाल ले लेता हूं। जिस तरीके से दो काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं राम श्रीवास्तव जी ने, आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम सिर्फ बातों पर विश्वास अभी करने लगे हैं वर्तमान समय में, क्योंकि पहले हम कुछ काम करते थे तो डंके की चोट पर करते थे। ऐसा नहीं है अभी भी नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं,
लेकिन उतनी उपयोगिता के साथ नहीं जो इस वक्त किया जाना चाहिए? देखिए हर्ष जी, अगर हमको भारत के लिए एक विजन देखना है तो हमको भविष्य की तरफ देखना पड़ेगा। अब सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि ये जो पुरानी बातें जो हमने करी हैं, हमने उस जमाने में ये किया था, उस जमाने में वो किया था, उससे हमको अपने आप को बाहर लाना पड़ेगा। जब तक हम फ्यूचर ओरिएंटेड अपना कॉन्सेप्ट नहीं बनाते हैं, तब तक हम विकास नहीं कर पाएंगे। और ये ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि दुनिया अब जैसे केवल डिफेंस की अगर हम बात करें, दुनिया अब एयरक्राफ्ट से ऊपर, ड्रोन्स के ऊपर जा रही है, दुनिया अब एआई के ऊपर जा रही है। तो हमको निश्चित तौर पर अब मिग-21 की चर्चा छोड़ करके एआई ओरिएंटेड फिफ्थ एंड हाफ जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात करनी पड़ेगी। उसके ऊपर हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा। हमको अब कुछ चीजें जो बीत गया उसको छोड़ना पड़ेगा। फ्यूचरिस्टिक विजन, फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज और फ्यूचरिस्टिक जो भी संसाधन है उनकी तरफ देखना पड़ेगा और उसके लिए एक पूरा बेस बनाना पड़ेगा, एक पूरा एक समाज बनाना पड़ेगा। हमारे एक समाज की जो सोचने की दशा है उसको बदलना पड़ेगा और यही काम हमारे राजनेताओं को करना चाहिए। हमारे राजनेताओं को ये समझना चाहिए कि हम अगर देश को भविष्य देना चाहते हैं तो हम समाज की जो सोच है उसको भविष्य की ओर ले जाएं। तो ये चीजें तुरंत नहीं होती, इसके लिए समय लगता है। और जैसा सर ने कहा था, एक एग्जांपल दिया था कि उनको हम लोग मिलिट्री ट्रेनिंग दे दें, तो मैं चाहता हूं कि ठीक है मिलिट्री ट्रेनिंग ना भी दी जाए तो कम से कम टेक्नोलॉजिकली उनको एडवांस्ड बनाया जाए। हमारे नेताओं को या हमारे जो भी लोग हैं, जो भी अच्छी पोस्ट पर, टेक्नोलॉजी के साथ उनका संबंध बेहतर रहेगा तो फ्यूचरिस्टिक बन पाएंगे और भारत फ्यूचरिस्टिक विजन तैयार कर पाएगा। और यही श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब भारत एक बेहतर भविष्य के लिए तकनीकी का इस्तेमाल करेगा और अपना सब कुछ, हमारे जो हर एक नागरिक उस विकास के साथ अपने आप को जोड़ पाएगा जिधर भारत जाना चाहता है। सही कह रहे हैं आप। और कहा जाता है ना कि समय के साथ बदलाव बेहद जरूरी है और समय के साथ हमें उन टेक्नोलॉजी को भी लाना पड़ेगा जिससे भारत और मजबूत हो और भारत और श्रेष्ठ बन जाए। अनुपम तिवारी जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना समय बिताने के लिए, इन जानकारियों के लिए। राम श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का भारत में आना बेहद जरूरी है, क्योंकि बदलाव होता है तो समय के साथ बदलना पड़ता है। और रक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब भारत धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। डिफेंस टॉक में ऐसी बातें हम आपके सामने रखते रहेंगे, रक्षा विशेषज्ञ आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि इस टेक्नोलॉजी का किस तरीके से उपयोग किया जाए और भारत आगे आने वाले समय में और बेहतर कैसे बन पाए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।